हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा आपको पता ही होगा, डेली हमारे इसी चैनल पर मैथ, हिंदी और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है और सुबह को 7 बजे होता है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। डेली दोपहर को 12 बजे होता है हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट और डेली शाम को 7 बजे होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो डेली क्लास में आना नहीं भूलना है और डेली ही क्लासेस को अटेंड करना है। जैसे कि आपको पता है कि 22 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और 28 फरवरी तक हमारे एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो डेली क्लास में आना है और डेली ही के डेली आपको क्लासेस को अटेंड करना है। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और प्रत्येक दिन मैं आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से अपने करना है। देखिए, क्वेश्चन तो मैं आराम से कर लूँगा, मैं सॉल्यूशन करके भी दिखा दूँगा और मेरा आंसर भी एकदम आ जाएगा। मेरा मोटिव है कि आपको क्वेश्चन करने का तरीका सिखाना, कि आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करना है, कितनी जल्दी क्वेश्चन करना है और हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम कम समय में क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहता है वैसे वैसे मैं आपको बताते रहता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका कौन सा है। और तरीके हमारे ऐसे होते हैं, सारे मेथड मैं वो बताता हूँ आपको जो आपको एग्ज़ाम में भी याद रह जाए। कुछ टीचर्स हैं जो बता देंगे आपको शॉर्टकट से शॉर्टकट तरीका, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे आपको, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में ही चलती हैं, बाकी क्वेश्चन में हो जाती हैं फेल। वहाँ जाके आप क्या करते हो, फिर लगाते हो आप बेस मेथड, वहाँ पर जा कर के मानते हो आप एक्स। तो एक्स हमको मानना नहीं होता है, तो एक्स से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो हम सिर्फ एक मेथड अपना लेकर के चलते हैं, रेशियो मेथड, और सारे के सारे क्वेश्चन हम अपने रेशियो मेथड से कवर कर लेते हैं। अब देखिए, सिखाना आप लोगों को यही है कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है और रेशियो मेथड कैसे काम करता है। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आप लोगों की कमेंट में लेकर के नहीं आ पाया हूँ, तो आज शाम को हिंदी वाली क्लास में जितनी भी कमेंट्स हो सकती हैं वो सब मैं आपको दिखा दूँगा। तो आप हिंदी वाली क्लास में देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ, हिंदी वाली क्लास में भी बता दूंगा। वैसे जो कमेंट लाने का जो सीन हो रहा है, ये हो रही है टाइमिंग की कमी। तो टाइमिंग की कमी के कारण मैं आपकी कमेंट देखिए ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिए। और जो आपकी मैथ है वो भी बाइलिंगुअल नहीं आ पा रहा है। तो ये सारी बातें शाम को कर लेंगे। अभी चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान भी है। जितना अच्छा है उतना ही आसान है। यहाँ पर दिया है 2 mm व्यास के साथ 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। तो हमको गोले की त्रिज्या बतानी है कि गोले की आर बराबर क्या। तो देखिए, व्यास क्या होता है, सबसे पहले तो हमको देखना है कि ये हमारा जो तांबे का तार है, तो तांबे के तार को क्या मानते हैं। तो जब भी आपसे तार बोला जाए तो आपको समझ जाना है कि वो बेलन की बात कर रहा है। तार वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये पिंगलाने वाले, इसलिए मैं अधिकतर आपको पिंगलाने वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ कि कभी आप वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो जाओ। और जब भी आपसे पिंगलाने की बात की जाए तो समझ लीजिए कि आपसे एग्जामिनर आयतन वाली बात कर रहा है। जितना आयतन तांबे के तार का था उतना ही आयतन बनेगा गोले की त्रिज्या का। अब देखिए, मुझे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन करने हैं आपको। तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा करके कराऊंगा जिससे कि आपको समझ आए कि क्वेश्चन में आखिर है क्या। तो मेन मोटिव क्या है, आपको सिखाना। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए, इसको इरेज नहीं करता, यहाँ से ही बता देता हूँ। सबसे पहले बेलन का आयतन है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, तो देखिए, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो बेलन की त्रिज्या और बेलन की हाइट चाहिए, तो हमको दे रखी है कि तार का व्यास 2 mm है। तो देखिए, जब व्यास हमारा 2 mm है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी। अब पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि जितना गोले का आयतन होगा उतना ही हमारा बेलन का। तो बेलन के आयतन से ही हमने गोले का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले बेलन का निकाल लीजिए, क्योंकि बेलन की वैल्यू दे रखी है और वो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों का आयतन सेम होगा। तो देखिए, आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 mm। अब हमने दिए हैं अपने आंसर सेंटीमीटर में, तो
तो सबसे पहले हम इसको बना लेंगे मीटर में बना के उसके बाद हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा क्या बनेगा, तो हमारा ये बन जाएगा कि 1 mm में कितने मीटर, तो अपॉन में लग जाएगा इसके 1000। हाइट कितनी दी है आपको 36 मीटर। अब देखिए मीटर में ही क्यों कन्वर्ट किया है, हाइट के हिसाब से। अगर आप सोचो कि डायरेक्ट सेंटीमीटर में क्यों नहीं किया, तो सेंटीमीटर में इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमको हाइट मीटर में दी है। लास्ट में सब कुछ सोल्व करने के बाद हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये किसके बराबर होगा, तो आयतन, जो बेलन का आयतन है वो किसके आयतन के बराबर, गोले के। अब गोले का फॉर्मूला क्या होता है, तो गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की क्यूब। अब देखिए पाई से हमारा यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 36 चला जाएगा 9 बार। अब देखिए ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 9 में, तो कितना बचेगा, r की क्यूब इक्वल में बचेगा हमारा 27 अपॉन में, ये 1000 में 3 जीरो और लग जाएंगे। जब हम इसका वर्ग खोलेंगे तो 3 पहले ही थे 1000 में और 3 फिर से लग जाएंगे। और जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, यहाँ से अगर हम क्यूब हटाते हैं तो यहाँ पर लग जाएगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के अंदर से कितना निकलेगा, 27 का हो गया 3, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ से 2 जीरो करके निकाल लीजिए तो पेयर में कितना निकलेगा, 100। तो ये हो गया 3/100 मीटर। अगर हमको सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से 100 चला गया तो कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 संतरे रुपये 450 की दर से खरीदे गए और रुपये 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो ये आप लोगों को बताना है कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए एक एक यूनिट करके निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा। देखिए 100 संतरे का मूल्य कितना है, तो 100 संतरे का मूल्य 450 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 450 रुपये हो जाएगा। बहुत आसानी से कर लेंगे। हमसे प्रतिशत में पूछा है तो देखिए कितनी आसानी से आप कर लोगे। आगे क्या दिया है, 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे, यानी कि 12 जो केले हैं वो 60 रुपये के बेच दिए। तो एक केला कितने रुपए का बेचा, तो एक केला उसने कितने रुपए का बेचेगा, तो वो बेचेगा 5 रुपये का। 450 का खरीद रहा है, 5 रुपये का बेच रहा है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए 100 संतरे का मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से कि कितने के खरीदे, यानी कि 450 के। फिर 5 रुपये के 100 संतरे बेचे तो यानी कि 500 रुपये के। 450 से 500 यानी 450 के खरीदे थे, 500 में उसने बेचे, तो 50 रुपये का लाभ हुआ 450 पर इंटू 100। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे, लेकिन आपको मुझे 1-2 स्टेप कम करके ही क्वेश्चन कराने हैं जिससे कि आपका टाइम सेव हो। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 100/9 ही आएगा। और आप इसको सॉल्व करिए क्या, तो मैं बता देता हूँ कि कितना पीछे मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो देखिए ये वाला हमने ख़त्म कर दिया, ये भी हमने ख़त्म कर दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो हम कितने पीछे पहुँच गए, तो हम क्या कहाँ से पहुँचे करेंगे सवाल आगे। 450 रुपये का उसने खरीदा था, 5 रुपये का बेचा, कितना लाभ कमाएगा, तो वो कमाएगा 0.5 का लाभ। कितने पर, 4.5 पर इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 9 45। वही बात आ गई 100/9, और 100/9 होता है 11 सही 1/9। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको ले गया 2 स्टेप पीछे, ना ही आपको कैलकुलेशन करनी, ना ही आपको 450 पर जाना। सीधे से बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि 4.5 रुपये की चीज़ थी, 5 रुपये में बिक रही है, तो यानी 50 पैसे का हमको लाभ हो रहा है। कितने पर, 450 पर। कितने प्रतिशत का हुआ, तो प्रतिशत में या रेशियो में जब चीज़ें निकालनी होती हैं तो हमको टोटल वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमको रेशियो में बन रहा है तो वहाँ से बना करके निकाल लीजिए। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर दिया है ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी की जाती है तो वह ट्रेन बी से 2 घंटे समय कम लेती है। बी की गति क्या है। अब देखिए क्वेश्चन कितना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। जो लोग बोलते थे कि लेवल बहुत आसान है,
तो अब देखिए कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या लेवल अब सही है। तो अगर सही होगा तो इसी को हम आगे मेंटेन कर लेंगे। अगर कुछ बच्चों के हिसाब से, अगर किसी के हिसाब से भी ज़्यादा हो रहा है तो देखिए थोड़ा लो लेवल कर लेंगे, और सही है तो फिर यही चलने देंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्लासेज हैं तो आप लोगों के हिसाब से ही क्लास चलेगी। बाकी जो आपका एग्ज़ाम है उसको मैं अपना ध्यान में रख करके कराऊंगा कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ दिन बाद बढ़ा देंगे, एक हफ्ते बाद बढ़ा देंगे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो सबसे पहले मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए किलोमीटर में दूरी दी है और घंटे में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए क्या होता है, हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मान लीजिए अगर हमारा 6 घंटे है कि 800 किलोमीटर की दूरी के लिए 6 घंटे अधिक समय लगता है, या आप ऐसे भी लगा सकते हो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगा लीजिए तो 6 घंटे। तो देखिए हमको कहीं ना कहीं ऐसी चाल लेनी होगी जिससे कि ये पूरा पूरा कट जाए, यानी कि कहने का मतलब 800 पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंटों में आता तो हमें समय भी पॉइंटों में दिया होता। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं हम आसानी से अपने क्वेश्चन को। अगर आप 75 से काट के देखो तो पूरा पूरा 800 नहीं कटेगा। अगर आप 50 से काटोगे तो कट जाएगा, 80 से काटोगे कट जाएगा, लेकिन 60 से भी नहीं कटेगा। दो ऑप्शन दौड़ से बाहर हो गए। दो ऑप्शन अब हमारे पास बचते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन में। 800 किलोमीटर की दूरी है, 800 किलोमीटर लिख लेंगे। 800 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए बी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलती है तो 16 घंटे उसको लगेंगे। बोला है ए की, यहाँ पर 6 घंटे अधिक लेता है ए, तो ये तो बी की हो गई। अब ए की चाल, ए का कितना हो जाएगा, तो 6 घंटे अधिक ले रहा है तो ए लेता है 22 घंटे। तो यहाँ से उसकी चाल निकाल लेंगे। तो 800 बटे 22 यानी कि दूरी बटे समय चाल आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पॉइंटों में आ रहा है, लेकिन पॉइंटों में तो हमको लाना नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन भी दौड़ से बाहर हो गया। लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा 80। तो जाहिर सी बात है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कैसे वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, और आपको बेस मेथड भी बताऊँगा कि आप इसको बेस तरीके, यानी कि जो हमारा तरीका है उसको आप कैसे अप्लाई करोगे इसमें, जो हमारा बेस मेथड होता है उससे कैसे करोगे। तो यहाँ पर अगर हमने मान लिया कि बी की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम कितना लगेगा उसको, 10 घंटे। तो 10 घंटे का टाइम लेगा बी। लेकिन ए क्या कर रहा है, ए ले रहा है 6 घंटे ज़्यादा, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, 16। 800 किलोमीटर की दूरी है, 16 घंटे में तय कर रही है ए रेलगाड़ी। तो देखिए ए ट्रेन, तो कितनी की चाल हो गई उसकी, तो स्पीड हो गई 50। अब वो बोल रहा है कि अगर ए की जो स्पीड है वो दोगुनी कर दी जाए, यानी कि हमारी स्पीड जो है ए ट्रेन की दोगुनी यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, तो जो टाइम हमारा बी ट्रेन लेती है उससे 2 घंटे कम समय लेगी। तो देखिए कितनी दूरी में तय कर देगी ये, 8 घंटे में। बी ले रही थी 10 घंटे, ए ले रही है अब 8 घंटे, तो सही में तो वाकई में 2 घंटे कम ले रही है। तो हमारा राइट आंसर हो गया। तो सी ही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि बी की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, नोट भी कर सकते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको बेस मेथड, उससे आप अपने क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। अगर आपको समझ आ गया है तो अब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो दूसरा तरीका समझ लीजिए, या आप क्लास को पीछे करके फिर से भी देख सकते हैं। आता है हमारा बेस मेथड, तो क्या रहेगा देखिए। 800 किलोमीटर की दूरी है, ए ट्रेन की स्पीड हो गई ए, माइनस 800 बटे बी इक्वल में आ जाएगा 6 घंटे। यदि ए इतनी देर में तय कर रही है और बी इतनी देर में, तो क्या ले रही है, 6 घंटे ज़्यादा बी से, तो बी वाले को माइनस कर देंगे। अब आगे क्या बोला है, अगर हमारी ट्रेन ए की चाल दोगुनी कर दी जाए तो बी से 2 घंटे कम समय लेगी। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 800 बटे बी माइनस 800 बटे 2a इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा, 2 घंटे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप करिए इससे ये वाला कट जाएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 800 बटे ए माइनस 800 बटे 2a बराबर 2।
यहाँ से 800/a कॉमन ले लीजिए और क्या बचेगा आपका अंदर, यहाँ पर 1 - 2/a बचेगा, तो क्या सॉरी 1 - 1/2 बचेगा। यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से 1/2, तो कितना रह जाएगा 1/2 बराबर में 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करके इसको अपने आंसर को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ से आपकी ए की स्पीड निकली, ध्यान रखना कभी आप कैलकुलेशन करके बोलो कि आपने गलत करा दिया। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ए की स्पीड निकाल लोगे और फिर आपको बतानी है बी की। तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है उससे आप कर लेना, कैलकुलेशन ही करनी है आपको। तो इसको चलिए इसको लिखा रहने देता हूँ यहाँ तक, ये आपका लिखा रहेगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। बाकी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमको दिया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप आसानी से कर लोगे। हमसे बोला है कि किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा। तो किसका क्षेत्रफल, तो हमको चारों ऑप्शन सॉल्व करने होंगे तभी हम बता सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा। सबसे पहले चलते हैं पहले ऑप्शन पर और हमको दिया है यहाँ पर कि वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब देखिए r की वैल्यू कितनी दी है, त्रिज्या है √2 सेंटीमीटर, तो r² कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, यानी कि 7 या 21 समथिंग समथिंग 3 के अप्रोक्स होती है। ये आपको भी पता है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये आ जाएगा आपका 6.28। तो पहला ऑप्शन आ गया क्षेत्रफल में 6.28। दूसरा ऑप्शन अगर देखते हैं तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, यानी 4 × 4, तो 4 से 4 कट गया, 4√3। √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 × 1.713, तो कितना हो गया 4 × 12, 4 × 4 और 1 5, 4 × 7 28, 4 × 4 और 2 6, 6.852। अभी तक तो भैया बी वाले की ज़्यादा है। सी वाले की देख लेते हैं। तो हमको दिया है कि 3 4 5 भुजाओं वाला एक त्रिभुज। तो देखिए हमारी ये क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गई, तो कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 3 × 4, तो 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 6। ये तो सब और भी कम आया। लास्ट बचता है कि 2.5 और 2 भुजाओं वाले आयत। इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, तो आयत का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 25 दूनी 50, यानी कि ये तो 5 आ जाएगा। तो हमसे बोला है सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा, तो बी ऑप्शन। भुजा 4 है और समबाहु त्रिभुज दिया है, तो 4 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज, जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा, ऐसे आप इसको बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एक निवेशित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतने और 4 वर्ष में इतने होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है। 3 वर्ष में हो रही है 8,500 रुपये, 4 वर्ष में हो रही है 9,520 रुपये। तो एक वर्ष में कितना हो गया, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो एक वर्ष में हो जाएगा आपका 0 2 0 और 1, 1,020 रुपये। तो 1,020 रुपये निकाल लीजिए 8,500 पर कितने हो जाएंगे, तो 100, यहाँ से 0 0, तो कितना हो गया 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 12, तो 12% यहाँ पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ी संख्या जिससे 1861 और 2039 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 शेषफल रह जाए,
तो इन चार में से कौन सी ऐसी संख्या है जिससे इन संख्याओं को विभाजित करें तो 7 और 5 शेषफल रह जाए। तो चलिए सबसे पहले इनमें से 7 और इसमें से 5 हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारी जो भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करते हैं तो 7 4 11, तो ये हो जाएगा 1854। और यहाँ को अगर हम इधर को माइनस करते हैं तो 5 4 9, तो 2034। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था HCF वाले में, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 180। तो 180 वाला ही फैक्टर यहाँ पर निकलेगा। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ना ही 35 आएगा ना ही 24, 12 और 18 आपके बचते हैं। तो जब 12 से आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये आपका 18 से डिवाइड हो जाएगा। आप इनकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 480 और अन्य दिनों में 222 आगंतुक होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिंट दिया है रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में, यानी महीने का पहला दिन कौन सा है? रविवार। तो टोटल रविवार कितने होंगे? सबसे पहले तो देख लीजिए दिन कितने हैं। तो टोटल 30 दिन हैं आपके, दिया है 30 दिन का महीना है, ये भी साफ साफ दे रखा है। और संडे कितने होंगे आपके? तो संडे हो जाएंगे 5। और अदर डे कितने होंगे? बाकी के दिन 30 में से 5 घटा दीजिए 25। तो संडे हो गए 5 और अदर हो गए 25। औसत कितना है रविवार वालों का? 480। तो टोटल हम यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा अदर दिन वालों का कितना है? 222। तो यहाँ से भी हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए संडे वाले का कितना हो जाएगा? 500, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, 2400 टोटल जो हमारे मेहमान आते हैं वो आते हैं संडे के दिन। और यहाँ से अगर हम निकालें 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5550। टोटल कर लीजिए 0 5 9 और 7। टोटल मेहमान आते हैं 30 दिन में 7950। और उसने बोला है कि आगंतुकों की प्रतिदिन औसत संख्या 30 से डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15। तो प्रतिदिन अगर देखा जाए तो 265 हमारे आगंतुक आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिया है कि तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। प्रति वर्ष एक कंपनी का व्यय लाख रुपए में दिखाया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली में दिख रहा होगा कि हमारा तालिका क्या है। तो देखिए वेतन दिया है, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। वेतन दिया है आप लोगों को यहाँ पे, और ईंधन और परिवहन दिया है, बोनस दिया है, ऋण पर ब्याज दिया है और कर दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए करों की कुल राशि, यानी कर वाली कुल राशि, और उसके बाद दिया है कि अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का। तो जो वेतन वाली कुल राशि है तो इसका लगभग कितने प्रतिशत है? तो वेतन वाली राशि आ जाएगी नीचे और कर वाली राशि चली जाएगी हमारी ऊपर। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए 83, 108, 108, 74, 88 और 98 कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के? तो जब आप इसका ऐड करोगे तो देखिए 8 4 12 या 8 8 जोड़ लीजिए तो 8 तिया 24 हो जाएंगे, 24 4 28 हो जाएगा, 28 और 3 हो जाएंगे हमारे 31। तो कितना हो गया टोटल कुल मिलाकर के? 31। हासिल लगे 3, और यहाँ से 9 में से 1 8 इसको दे दीजिए। तो 8 चौक 32 और 3 कितने हो गए? 32 और 3 35। तो 35 का 5, हासिल अभी भी 3 है, और 3 और 1 4। तो जो टैक्स है हमारा कर वाली संख्या है वो आ गई हमारी 451। अब दूसरा भी ऐड कर लेते हैं कि हमको वेतन कितना दिया है। तो देखिए 288, 342, 324, 336 और 420। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 6 2 8, 8 16, 4 20 का 0, हासिल लगे 2, 8 2 10, 4 14 और 5 19 और 2 कितने हो गए? 21, हासिल 2,
3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 2 कितने हो गए 17, 1710। तो हमसे बोला था, तो देखिए हमसे क्या बोला था, उसने बोला था कि जो हमारा कर है, यहाँ पर दिया गया है ना कर, कुल राशि का, कुल वेतन की कुल राशि का कितने प्रतिशत है, तो 451/1710 गुणा 100। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 0 से 0 तो 4510/71 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी कैलकुलेशन करनी है। तो कितनी बार चला जाएगा, तो लगभग में बोला है तो 17 × 51 तो नहीं जाएगा, नहीं तो 17 दूनी 34। तो जब हम 17 दूनी 34 करेंगे तो कितना जाएगा, तो लगभग 2, तो 17 7 119, तो 27.47। 27 आएगा नहीं, 26 जाएगा, 26 ऑप्शन नंबर ए। तो 26.37 आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेना। कुछ शेष नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1/3, 2/5 और 1/4 इस अनुपात में दी हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए आप लोग क्या करते हो, और मैं आज आपको एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हो, शॉर्ट मेथड भी बोल सकते हो। तो हमसे क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 1/4। तो यहाँ पर देखिए कि एक तरीका ये है कि इसका आप एलसीएम ले। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से हम निकाल लेंगे रेशियो। जैसे कि हमारा एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, तो 20 तिया 60 हो जाएंगे, और 12 पंजे 60 और 24 और 15 चौका 60 यानी 15। तो हमसे क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो 24 सबसे बड़ी, 15 सबसे छोटी, इन दोनों का अंतर 9, और अंतर 9 के बराबर 9, 1 बराबर 1। तो संख्या यानी कि 20, 24 और 15 हो जाएंगी। अब देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, आपको शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ कि आप इसको शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए शॉर्ट मेथड भी, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। तो यहाँ पर देखोगे आप 5 × 5 तिरछी गुणा कर लीजिए, और 3 दूनी 6। जिस भी ऑप्शन में ए अनुपात बी की वैल्यू 5:6 में दी हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही आप पहला ऑप्शन देखते हो, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो पहला ऑप्शन ही 5:6 में है और पहला ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखोगे 30:34, 5:6 में है, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन 5:6 में है, बिल्कुल नहीं। और लास्ट वाला ऑप्शन भी 5:6 में है, बिल्कुल नहीं। तो आपने मात्र और मात्र 5 सेकंड में अपना आंसर कर लिया, वो भी यहीं से देख के। 5 × 5 3 दूनी 6, जो भी 5:6, ऑप्शन ए। जो मेथड आपको आसान लगता है और अच्छा लगता है उसी से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अमित और राम के पास मिलकर रुपए हैं 1300, तो अमित प्लस राम कितने रुपए हो गए टोटल 1300। अमित से रुपए 500 लेने पर अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी। अमित और राम के पास शुरुआत में जो राशि थी उसका अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, या तो आप इसमें ऑप्शन से चले जाओ। तो ऑप्शन से कैसे जाएंगे, मान लीजिए ये अमित है और ये कौन है, रोहित नहीं राम। अमित और राम की राशियों का अनुपात दिया है। इसने बोला है अमित और राम के पास शुरुआत में जो राशि थी उसका अनुपात, और हमसे बोल रखा है कि टोटल वैल्यू हमारे पास 13 है। तो देखिए 3 और 1 4, तो क्या 4 से 1300 कटेगा, तो बिल्कुल कट सकता है, तो ए ऑप्शन हो सकता है। 4 3 7, क्या 7 से 1300 कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। 7 और 1 8 कट जाएगा, तो बिल्कुल कट सकता है। और 9 4 13, तो इससे भी बिल्कुल कट सकता है। तो देखिए 8 से काटेंगे तो 7 और 1 8, तो कितना जाएगा 8 × 8, 8 5 13, 8 छंग 48, 2 50। तो देखिए 7:1, 8 से भी 1300 नहीं कट सकता। तो 2 ऑप्शन बचते हैं, 3 और 1 4 वाला, टोटल वैल्यू 4 थी, 4 यूनिट बराबर 1300, 9 4 13 यूनिट बराबर 1300। तो जब हमको 13 वाली यूनिट अच्छी लग रही है, यानी कि आसान है, तो 13 यूनिट बराबर 1300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई,
100। तो यानी अमित के पास कितने रुपए थे? 900 रुपये, और हमारे राम के पास कितने थे? 400। हमसे बोला है कि अगर अमित 500 रुपये दे दे, अमित से 500 रुपये लेने पर, तो अमित के पास अगर 500 रुपये ले लेते हैं अमित के पास से, तो कितने बचेंगे? 400। और उसने हमसे यही तो बोला था, अगर अमित से 500 रुपये ले लिए जाए तो अमित के पास वो राशि बचेगी जो राम पे शुरुआत में थी। राम पे कितने थे? 400 रुपये। अमित के 500 घटाए तो दोनों बराबर वैल्यू हो गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ कि आपको बेस मेथड से कैसे कर सकते हो। तो देखिए, आप अपना बेस वाला तरीका लगा लीजिए, जो हमारा तरीका लगता है। तो वो क्या लगेगा? तो a प्लस आर हमको दे रखा है कि इन दोनों के पास कितनी रुपए हैं, तो इन दोनों के पास टोटल जो रुपए हैं वो है 1300। अब देखिए आगे दिया है कि यदि हमारा जो अमित है, अमित अपने 500 रुपये निकाल करके किसको दे दे? आर को। तो इन दोनों के पास बराबर बराबर रुपए हो जाएंगे कि अगर अमित 5 से 500 रुपये ले लिए जाएँ तो a माइनस 500 तो कितने हो जाएंगे? जितने की शुरुआत में राम पर थे। तो राम पर शुरुआत में आर ही थे और अमित के पास ए थे। अब देखिए a माइनस 500 बराबर आर हो जाएगा, और यहाँ पर दे रखा है हमको a प्लस आर बराबर 1300। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस आर बराबर 500। a माइनस आर बराबर 500 दे रखा है, a प्लस आर बराबर 500 दे रखा है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, उनका अनुपात निकाल लीजिए, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि बढ़ जाएगी 10 सेंटीमीटर। कैसे बढ़ेगी? तो देखिए, मान लीजिए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। पहले आर थी, या कुछ भी मान लीजिए, आर बराबर मान लिया हमने, आर बराबर 10 हो गया। तो पहले कितनी हो गई? 20 पाई। अगर हमने वो बढ़ा दी, तो पहले 10 थी, अब 15 कर दी, तो कितनी हो जाएगी? 30 पाई। तो दोनों का अंतर 10 पाई। अब देखिए दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप मानते नहीं हो तो। मतलब ये कैसे डायरेक्ट कैसे कर दिया मैंने, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भी डायरेक्ट करो। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पहले त्रिज्या आर थी, अब हमने त्रिज्या कितनी बढ़ा दी? आर प्लस के 5। 5 को ही बोला है, 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी। तो ये क्या हो जाएगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे? तो 2 पाई आर प्लस के 10 पाई। तो हमेशा कितना जुड़ेगा आप ये देखिए, तो कितना जुड़ा? 10 पाई एक्स्ट्रा जुड़ा ना। 2 पाई आर तो यहाँ पर भी है, 2 पाई आर यहाँ पर भी है, 10 पाई ऐड हो रहा है ना। तो आप वैल्यू चाहे 10 रख लीजिए पहले आर की, चाहे 20 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, कितनी बढ़ेगी? 10 सेंटीमीटर ही बढ़ेगी, 10 पाई सेंटीमीटर। फॉर्मूले से भी आपको सिद्ध करके दिखा दिया, ट्रिक से भी बता दिया, और यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू रख करके भी बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य रुपये 600 है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 600 रुपये हो गया। एक दुकानदार को 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं, कितने कितने की दी गई तो अभी नहीं पता, और रुपये 459 में घड़ी बेचता है। यानी 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसका मूल्य 459 बचता है। पहली छूट 10% थी, तो दूसरी छूट 600 रुपये की वस्तु, पहली छूट 10 की, तो 90 बचा उसका मूल्य। दूसरी दे दी हमने 20% की छूट, तो अब कुल मिलाकर के कितना बचा उसका मूल्य? 459। बी की जगह आप 100 माइनस एक्स भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने डायरेक्ट बी ही मान लिया। 100 माइनस एक्स की वैल्यू बी मान ली गई है। अब आगे कैसे करेंगे? तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पर हम अगर काटें तो कितना कट जाएगा? तो 9 पंजे 45, 9 इकना 9, और 9 ढाई 90। तो कितना हो गया? 60। बी बराबर हो गया 51, और बी बराबर क्या हो गया? 51/60। अब देखिए 51/60 से हमारा क्या बना कि 60 रुपये की वस्तु थी, 51 की हो गई, तो कितने की छूट दी गई? तो 9 की छूट दी गई। किस पर दी गई? 60 रुपये पर, इंटू 100। यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो दूसरी छूट दी गई थी 15% की। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप उसका मान रख करके भी निकाल सकते हो। जैसे 100 माइनस एक्स बोला था मैंने, तो यहाँ पर 100 माइनस एक्स रख के कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिए, जो तरीका आपको आसान लगता है।
अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है हमारा कि ए अकेला एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने 440 रुपये कार्य हाथ पर लिया तो ए को कितने रुपए मिले। तो इस क्वेश्चन को रखने का मोटिव ये है कि मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी मजदूरी मिलती है, मान लीजिए मजदूरी या हमारी तनख्वाह या रुपए, जो भी हमारा लाभ होता है, तो जो भी लाभ होगा तो वो किस में बटेगा, तो वो बटेगा हमारे क्षमता के अनुपात में। जो उनकी क्षमता होती है, कार्य दक्षता होती है, तो उसी के रेशियो में वो बटेगा। जो भी इफ़िशियंसी होती है, किसी भी लैंग्वेज में समझ लीजिए। तो देखिए इनकी इफ़िशियंसी कैसे निकाल लेंगे, तो ए करता है 12 दिन में, बी करता है 10 दिन में। टोटल काम कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 60। ए की इफ़िशियंसी 5 है और बी की इफ़िशियंसी है 6। टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, तो टोटल रुपए हैं 440, टोटल इफ़िशियंसी 11। तो किसका पूछा है, ए का, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 11 चौक 44, तो 40 पंजे 200। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए, तो हमेशा सामान्य गति कौन सी होती है, नीचे वाली। तो देखिए एक आदमी अपने कार्यालय से सामान्य समय से 30 मिनट देर से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने से उसे सामान्य रूप में कितना समय लगता है। तो दूरी क्या है, दूरी है हमारी हर कंडीशन में इक्वल। और जब आपको दूरी इक्वल दे रखी हो, दूरी समान हो, तो मैं आपको बता दूं, जो आपके स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा किसका रेशियो होगा, उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। यानी कि जो हमारे समय का रेशियो होता है वो हमारी चाल के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि स्पीड का रेशियो ए अनुपात बी है, तो समय का रेशियो हो जाएगा बी अनुपात ए। अब देखिए हमको दिया है कि सामान्य गति के 3/4 से, तो यदि उसकी सामान्य गति 4 थी तो अब चल रहा है वो 3 गति से, तो समय कितना हो जाएगा, 3 से 4 इसका उल्टा। समय का अंतर 1 है, लेकिन वो उसने बोला है 30 मिनट देर, तो जो देर या जल्दी होता है वो हमारा इसके इक्वल में रखा जाएगा, जो इनके अंतर होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो उसने बोला है सामान्य रूप से कितना समय लगता है, तो सामान्य रूप से तो 30 यूनिट समय लगता है। 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इतनी आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैंने आपसे बोला था सारे क्वेश्चन हम करते हैं रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड से ही करते रहेंगे, और ये क्वेश्चन भी हमने रेशियो मेथड से अपना कर लिया। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का आपका अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत इतना, 6 लड़कों का वजन इतना है। औसत वजन ही है यहाँ पर भी, तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन, ये वाला जो है तो देखिए ये भी एवरेज वाला वजन ही है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, 18 गुणा 52.5 किलोग्राम, 6 गुणा 44.5 किलोग्राम। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, लेकिन एक लॉजिक है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 कितने हो गए 45, और 18 पंजे 90 और 4 94। एक के पहले 0 है तो आपका आ गया 945। अगला 6 पंजे 30, पॉइंट लगा दीजिए, 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24 और 25 26, आपका 267 हो गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनको घटा देंगे, लेकिन ये देखिए उसने बोला है कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन, तो सभी लड़के कितने थे 24। टोटल का वजन कितना हो रहा है 7 5 12, 6 4 10 11, 9 2 11 और 1 12, तो 1212। तो हमारा कुल उनका वजन का योग हो गया, और कुल बच्चे थे 24, तो औसत वजन कितना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो 12 से काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 कम 12, तो 101/2, 101/2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50.5। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, 50 दूनी 100। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कुछ नहीं था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन क्या है,
दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष एक कंपनी का व्यय लाख रुपए में है, तो प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी के इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी। तो देखिए बोनस की औसत राशि आपको बतानी है, तो ये रहा आपका बोनस। सबसे पहले 1998 में 3 रुपये, उसके बाद 1999 में 2.52 रुपये यानी 2.52, फिर है 3.84, उसके बाद है 3.68, उसके बाद है 3.96। इन सभी का योग कर लीजिए तो 6 2 8 8 16 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 9 8 17 17 और 6 कितने हो गए आपके 23, और 23 और 5 हो गए 28, 28 और 2 20, फिर से आपके हासिल लगे 2। आगे 3 तिया हो गए 9, 3 चौके 12, 13 14 2 16, तो टोटल योग कितना आ गया आपका, तो टोटल योग आ गया 16। तो कोई गड़बड़ तो नहीं की, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 4 10 और 10 20 2 लगे, तो आपके 2 हो गए, 8 5 कितने हो गए 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, और 19 और 9 28, 28 और 2 20, 2 हैं तो 3 चौक 12, 13 14 2 16। ठीक है, कहीं ना कहीं 16 ही हो रहा है आपका। अगर कोई गलती हो तो भाई आप खुद से देख लेना। एक गलती है यहाँ पर, 3.68 नहीं है 3.84 रह गया है एक, तो ये कितने हैं 5, और हमने कितने लिखे हैं 5, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये है कि पहले 3 था, फिर 2.52, तीसरा 3.84, 3.68, 3.96। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन की बात है, सारी की सारी मैंने आपको लिख दी। औसत पूछा है तो औसत कितने का आएगा 5 का, तो 5 से इसको काट लीजिए, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3.2 लाख, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सही आ गया आपका आंसर। तो कितनी चुकानी पड़ी 3.2 लाख। अगला क्वेश्चन, ए और बी 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, बी और सी 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि ए सी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है तो वह समय ज्ञात करें जो सी अकेले कार्य करने में लगाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, टोटल वर्क हो गया 60, इफ़िशियंसी 15 चौके 60, 20 तिया 60। हमसे बोला है ए सी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, तो ए की इफ़िशियंसी बी सी से ज़्यादा होगी, तो ए अनुपात सी कितना हो गया 2:1। तो अब देखिए बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बी दोनों जगह सेम होगा, तो मान लीजिए ए की इफ़िशियंसी 2, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 3, तो 2 और 2 कुल मिलाकर के 4 हो गई। अब बी की यहाँ पर 2 है, टोटल 3 है, तो सी की कितनी बचेगी 1। ए दुगना है, ए अनुपात सी बिल्कुल 2:1 है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गए। तो हमारी यहाँ से आ जाएगी ए की इफ़िशियंसी 2, बी की इफ़िशियंसी 2, सी की इफ़िशियंसी 1। पूछा है कि टोटल कार्य करने में सी अकेला कितने दिन लेगा, तो 60 टोटल काम है, एक की इफ़िशियंसी से 60 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों की कैलकुलेशन क्या आएगी, इन दोनों की कैलकुलेशन आ गई 0.8, 12 माइनस 0.8, और इन दोनों की कैलकुलेशन आ जाएगी प्लस के 0.28। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 12.28 माइनस के हमको करने हैं 0.8। अब इसको जब हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 4 11.48, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 11.84 भी दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, डी वाला ऑप्शन होगा ना कि ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 14 और 99 में चौथा अनुपातिक बताना है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। तो क्या देखिए फॉर्मूला क्या होता है BC/A। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कैसे करेंगे, तो 9/14 इक्वल में 99/x। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, तो फोर्थ हमको यहाँ पर बताना है, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 5 1 154, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट।
अगर आप फॉर्मूले में रखते हो तो BC, तो B का मान 14 और C का मान 99 और A का मान 9, तो 11 और 14 की मल्टीप्लाई आपकी 154 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वर्ष में प्रति वर्ष कंपनी का व्यय दिया गया है, तो वो तो हमको पता है। 1998 में सभी वस्तुओं पर कुल व्यय, तो देखिए 1998 में जो हमारी वस्तुएं हैं उन पर कुल व्यय बोला है, तो यानी कि ये वाला 1998 में कुल व्यय। उसके बाद 2001 में कुल व्यय, तो 2001 में कुल व्यय तो बोला है कि इसका लगभग कितने प्रतिशत था, तो कितने प्रतिशत था, तो सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है, बीच में अपोन का साइन इंटू 100 प्रतिशत में निकालना है। तो ऊपर आएगा 1998 का और नीचे आएगा 2001 का, तो ये आपको खुद से निकाल लेना है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी और क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन कराने बैठूँ तो। बाकी आपको डेटा पता ही है कि डेटा कितना कितना है, आपको दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो 32 का CP कितने के बराबर है, x के SP के बराबर, तो CP अपॉन SP यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया x अपॉन में 32। यदि लाभ 28% का है तो मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु थी, लाभ हो गया 128 का, तो देखिए क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य अपोन में विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, काम खत्म। तो 32 चौके 128, 25 चौके 100, तो x का मान कितना था, तो ये आ जाएगा 25, और ये 25% नहीं है, ये है 25 वस्तुओं के बराबर। इसने बोला ना x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान, तो यानी 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान, तो ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन, यदि राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष बाद 8,000 रुपये हो जा रही है, 8 वर्ष में 9800 रुपये हो रही है, तो देखिए यहाँ से अंतर निकाल लीजिए, 3 वर्ष में कितनी हुई, तो 3 वर्ष में हो गई 1800 रुपये, 1 वर्ष में हुई 600 रुपये। अब हमको यहाँ से अगर मूलधन निकालना है तो देखिए हमको 5 साल का ब्याज पता होना चाहिए, 1 साल का ब्याज 600, तो 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 3000, 5 साल का मिश्र धन 8000, 5 साल का ब्याज 3000, तो मूलधन आ गया हमारा कितना 5000। सारी चीज़ें हमको दी हुई हैं, 5 साल का ये क्या है मिश्र धन, 5 साल का ब्याज, मूलधन 5000 रुपये हो गया, अपोन में, अपोन नहीं इसके होगा, ये अपोन में जाएगा, तो देखिए 600 रुपये ब्याज मूलधन दिया है, 1 साल का हमको ब्याज दिया है, 600 रुपये परसेंटेज निकालनी है, 5000 रुपये पर किस दर से हो जाएंगे, तो यहाँ से आप निकाल दोगे 12%। कहाँ गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया, लिखा हुआ भी चला गया। तो देखिए डायरेक्ट निकालना था हमको, 600 रुपये ब्याज था कितने पर, 5000 रुपये पर, तो परसेंटेज निकालनी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12%, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित डेटा के माध्यक और माध्यिका का अनुपात इतना इतना है तो उसका मोड बताना है, तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, बहुलक बराबर क्या लगेगा फॉर्मूला, 3 इंटू माध्यिका 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए 3 इंटू माध्यिका कितनी दी है 3, तो 3 गुणा 3 माइनस माध्य दिया है 2 गुणा 2, तो 9 माइनस 4 बराबर 5। तो 9 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 5। तो बहुलक कितना हो गया आपका, बहुलक हो गया 5। बहुलक और माध्य का अनुपात कितना हो जाएगा, बहुलक 5 है और माध्य है 2, तो 5:2, ऑप्शन नंबर C। अगला और आज का 24 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो चलिए ये आपका होमवर्क हो जाता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, सॉल्व करिए, कुछ नहीं बोर्ड मास वाला रूल आपको लगाना है, बस बोर्ड मास वाला रूल लगा करके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो दर्जियों एक्स और वाई को उनके नियोक्त द्वारा प्रति सप्ताह कुल रुपये 660 यानी नियुक्ति हुई है उनकी और 660 रुपये उनको मिलते हैं। तो एक्स प्लस वाई का जो भुगतान हुआ है 660 रुपये दोनों की मजदूरी है। एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान हुआ। तो एक्स को जो भुगतान हुआ वाई के 120%। तो 120% का मतलब क्या हो गया, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। एक्स और वाई का अनुपात हो गया 6:5। तो देखिए टोटल कितना था उनका 660 और यहाँ यूनिट में कितना है 11। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60। तो एक यूनिट बराबर 60। तो हमसे क्या पूछा है कि आगे दिया है तो लैखों प्रति सप्ताह यानी ये एक्स होगा, एक्स और वाई है तो एक्स को प्रति सप्ताह रुपये कितना भुगतान हुआ। तो दोनों का निकाल लेते हैं। तो एक्स की है 6 तो 6 छंग 36 360 रुपये, वाई का है 5 तो 6 पंजे 30 300 रुपये। तो किसका दिया है 300 या 360। तो हमसे पूछा था वाई का, तो वाई के लिए कितना आया 300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पूछा कुछ भी हो हम सब कुछ निकाल देते हैं। तो बाई एक्स का भी निकाल लिया, वाई का भी निकाल लिया। तो टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे आज के। तो आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है तो देखिए आप मेहनत करोगे आपको सिलेक्शन मिलेगा, मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेंगे लाइक्स। तो प्लीज़ यार सभी के लिए इतनी मेहनत चल रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना क्लास को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।